Hello everyone, my name is Shadan Safi. आज I have qualified using a JRF as well as GATE in sociology. आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली है क्या। ठीक है, व्हाट इज फैमिली। सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि फैमिली इज ए सोशली अप्रूव्ड स्टेबल यूनिट। एक ऐसी सोशली अप्रूव्ड यूनिट है, एक ऐसी यूनिट है फैमिली सोसाइटी की, ठीक है, जो कि मैरिज, शादी से या फिर एंसेस्ट्री, आपके एंसेस्टर से या फिर एडॉप्शन से बनी होती है, जहाँ पर जितने जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक साथ रहते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और कोऑपरेटिवली रेस करते हैं चिल्ड्रंस को। ठीक, चिल्ड्रंस का पालन पोषण किया जाता है। अब जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने क्या कहा था अपनी बुक 1949 में कि फैमिली एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली जो दुनिया की हर सोसाइटी में पाया जाता है। उन्होंने फैमिली को एक ऐसा सोशल ग्रुप कहा था जिसको तुम पहचान सकते हो कि उसके कॉमन रेसिडेंस से, यानी कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ रहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, यानी कि अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और रिप्रोडक्शन होता है फैमिली में। ठीक है, बच्चों चाइल्ड्स जो हैं उनका बर्थ होता है फैमिली में। अब फैमिली में क्या होता है कि सेक्सुअली कोहैबिटिंग एडल्ट्स होते हैं फैमिली में। यानी कि फैमिली में जो दो एडल्ट्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन जब मैरिज से बना होगा तो उनके बीच की जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी उसको सोशली अप्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, और वो एक साथ रहने लगते हैं। ठीक है, और उनके चाइल्ड बर्थ होने लगता है। ठीक, तो ये जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने फैमिली के बारे में कहा था। अब आते हैं ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने फैमिली के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि फैमिली एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है। किसका ड्यूरेबल एसोसिएशन है? हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, विद और विदाउट चिल्ड्रंस, विद और विदाउट चिल्ड्रंस, या फिर इसके अलावा मैन विद चिल्ड्रन या फिर वुमेन विद चिल्ड्रन। ठीक, समझ आ गया। अब मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा था? फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide for procreation and upbringing of children। यानी कि फैमिली एक ऐसा ग्रुप है, एक कपल होता है ना, उन कपल का ऐसा ग्रुप है जिनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो डिफाइंड है। ठीक है, और वो एंड्योरिंग है, लंबी चलने वाली है, जिसकी वजह से उनके जब चाइल्ड बर्थ होता है तो, ठीक है, यानी कि प्रोक्रिएशन हो सके, चाइल्ड बर्थ हो सके, और वो इतनी एंड्योरिंग हो कि जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी अपब्रिंगिंग भी उस फैमिली में हो सके। ठीक है, जो एक कपल होगा, हस्बैंड और वाइफ होगा, उनके चिल्ड्रंस को मिलाकर क्या बन जाएगी? फैमिली बन जाएगी। इतना कहना चाहते थे यहाँ पर वो। अब किंग्सले डेविस ने क्या कहा? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस हुज रिलेशंस टू वन अनदर आर बेस्ड ऑन कंसंजुनिटी एंड हु आर देयरफॉर किन टू वन अनदर। उन्होंने कहा था कि फैमिली में ऐसे ऐसे मेंबर्स का ग्रुप होता है जहां पर मेंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कंसंजुनिटी होती है, यानी कि ब्लड रिलेशंस होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे के किन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कुछ ना कुछ नाता होता है उनके बीच में। अब बर्जेस एंड लॉग ने क्या कहा था? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक है, जिन किससे बना होता है वो ग्रुप ऑफ पर्संस? या तो मैरिज से बना होगा, या उनके मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशन होगा, या फिर अडॉप्शन से बना होगा। ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो सिंगल हाउस होल्ड बनाएंगे, एक ही छत के नीचे वो रह रहे होंगे, एक साथ उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ताकि उनके बीच में कॉमन कल्चर डेवलप हो सके। ठीक है, और फैमिली में अलग अलग रोल्स होते हैं लोगों के, कोई हस्बैंड होगा, कोई वाइफ होगा, कोई मदर, कोई फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, एक्सेट्रा। अब उसके बाद देखते हैं एलियट एंड मेरिल ने क्या कहा था? द फैमिली में बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल सोशल यूनिट। फैमिली एक ऐसी बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो किससे बनी है? हस्बैंड से, वाइफ से और चिल्ड्रन से। ठीक है, फैमिली में ऑल्सो भी कंसिडर्ड अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली को तुम सोशल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो, एक सोशली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिससे के जरिए ह्यूमन नीड्स को पूरा किया जाता है। अब देखो, आपकी बहुत सारी नीड्स जो है आपकी फैमिली से पूरी हो रही होती है, आपकी इमोशनल नीड आपकी फैमिली पूरी करती है। ठीक, आपको जो पैसों की ज़रूरत होती है वो आपके आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल नीड भी फैमिली पूरी कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारी जो ह्यूमन नीड्स होती है वो फैमिली पूरी कर रही होती है लोगों की। अब मैकन यंग ने क्या कहा था? फैमिली इज द बेसिक प्राइमरी ग्रुप
एंड नेचुरल मिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक ऐसा प्राइमरी ग्रुप है जहां पर लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। यानी कि फैमिली में एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है या फिर हमें मिलता है जहां पर हम अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर रहे होते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है। हम अपने आप को पहचानते हैं, हमारे हमें हमें इमोशंस की समझ होती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ इमोशनली सपोर्टिव रहते हैं, हमारी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, हमारी जो वैल्यूज होती है वो हमें फैमिली से मिली हुई होती है। तो एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी फैमिली वे में डेवलप हो जाती है। अब जॉन और मैविस बेसेंस ने क्या कहा था फैमिली को, उन्होंने कहा था फैमिली में क्या होता है, एक वुमेन होता है, एक चाइल्ड होता है, हो सकता है, और एक मैन होगा हु लुक आफ्टर देम, जो उनका ख्याल रखेगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए डेफिनेशन आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आते हैं फीचर्स ऑफ फैमिली, फैमिली के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला यूनिवर्सैलिटी, फैमिली जो है यूनिवर्सल होती है, सारी सोसाइटीज में पाई जाती है, प्रेजेंट या पास्ट की। अब लोगों की जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इमोशनल बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, वो इमोशनली सपोर्टिव होते हैं एक दूसरे के लिए। फैमिली का साइज जो है वो लिमिटेड होता है। अब एक कुछ ना कुछ तो मेंबर्स होंगे ना, एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को हम फैमिली कहते हैं ना, हम अपने खानदान को तो अपना परिवार नहीं कहने लगते हैं। तो फैमिली का साइज लिमिटेड होता है। और फैमिली जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर का एक अहम पार्ट होती है, सोशल स्ट्रक्चर का कोर होती है फैमिली, ठीक है। और एक बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी भी होती है फैमिली। वो हमारी सोशल लाइफ को शेप करती है, और चिल्ड्रंस के अंदर जो डिसिप्लिन है या फिर उनको जो अर्ली एजुकेशन मिलती है या फिर दुनिया में कैसे फंक्शन करना है, वो सब चिल्ड्रंस कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर बनता है सोसाइटी का, उनमें फैमिली एक मेन रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। अब आते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। जैसे कि जो आपके पेरेंट्स होंगे उनके मन में होगा या फिर वो मानते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे चिल्ड्रंस या फिर हमारे बूढ़े माँ बाप, ठीक है। वैसे ही जो जो भाई बहन होंगे उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। सोशल रेगुलेशंस, फैमिली इज गार्डेड बाय सोशल टेबूज, ट्रेडिशन एंड कस्टम। हर एक फैमिली के अपने कुछ ना कुछ सोशल टेबूज होते हैं कि ये नहीं करोगे, ये करोगे तो बहुत गलत होगा। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जो उनको फैमिली से मिले हुए होते हैं। कुछ कस्टम्स होते हैं जो फैमिली से मिलते हैं लोगों को, ठीक है, जो मानने पड़ते हैं उनको। अब लास्ट पॉइंट है कि फैमिली परमानेंट एंड टेम्परेरी। अब देखो फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन परमानेंट होता है। अब फैमिली के मेंबर्स रहें या ना रहें, ठीक है, नए मेंबर्स ऐड ऑन होते हैं, पुराने मेंबर की डेथ हो जाती है, वो कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो मगर फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। टेम्परेरी मतलब, टेम्परेरी का मतलब यहाँ पर ये है कि फैमिली का जो साइज और कंपोजिशन होता है या उसके मेंबर्स का जो रोल है वो चेंज हो जाता है। अब नए मेंबर्स जो है वो फैमिली में ऐड हो जाएंगे तो कंपोजिशन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। एक नया चाइल्ड का बर्थ हुआ तो फैमिली का कंपोजिशन चेंज हो गया। अगर किसी किसी पेरेंट का जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, एक नया मेंबर फैमिली में आ गया तो कंपोजिशन चेंज हो गया, रोल्स चेंज हो गए। पहले वो लड़का था, अब उसकी शादी हो गई, वो हस्बैंड बन चुका है, ठीक, साइज भी बदल गया है। आते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जॉर्ज मर्डॉक ने कहा था कि न्यूक्लियर फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, माँ बाप और उनके बच्चे, बस इनको मिला के न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली के क्या फंक्शन होते हैं, रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशंस, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके बीच सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करना, ठीक है। कंट्रोल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। अकाउंट फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल, और इकोनॉमिक सर्वाइवल पॉसिबल हो पाना। अब देखो, अब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप तो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, उसको इकोनॉमिक फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसको खाने को देंगे, उसको पीने को देंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी कॉलेज फीस जाएगी, वो बड़ा होगा, उसको सोशलाइजेशन करवाएंगे, वो हम अगले पॉइंट में देखेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वाइवल जो होता है ना फैमिली का, वो एक साथ मिलजुल कर अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने रिसोर्सेज पूल करा रहे होते हैं, सारे लोग उनके कॉमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक साथ खाना बनता है और सब लोग शेयर करके खाते हैं ना उसे। जैसे आपके फादर ने आपको कपड़े दे रहा है, ठीक है, आपकी मम्मी को कपड़े दिलाए, तो इकोनॉमिक सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आपका फादर आपको एज ए फैमिली मानता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है उनको उसमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना। सोशलाइज चिल्ड्रन, यहाँ पर फैमिली में बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, उनको जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं
ये रिलीजन होता है, ठीक है। इन सब के बारे में बच्चों को कहाँ पता चलता है? सबसे पहले फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है, ठीक है ना। अब बच्चों को क्या गलत है, क्या सही है, उसकी वैल्यूज क्या है, उस फैमिली से पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों को जो जो बेसिक एजुकेशन बचपन में मिलती है वो भी फैमिली से मिलती है। स्कूल जाने से पहले बच्चा फैमिली में ही सीखता है। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन हो रहा होता है बच्चे का। सोशलाइजेशन मतलब उसको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो सोसाइटी में फंक्शन कर सके और सोसाइटी का एक पार्ट बन सके। बातें टेलकट पार्सन ने क्या कहा था फैमिली के बारे में? उन्होंने कहा था फैमिली के दो फंक्शन होते हैं मेन, सोशलाइजिंग चिल्ड्रन जो हमने पहले पढ़ लिया था, स्टेबलाइजिंग अडल्ट पर्सनैलिटीज। जितने भी बड़े लोग होते हैं फैमिली में उनकी पर्सनैलिटीज को स्टेबलाइज करना। वो कैसे होता है? मैरिज, उनकी शादियां होती हैं, फैमिली उनकी शादी हो जाती है, एक नई फैमिली वजूद में आ जाती है, फिर उनको इमोशनल सपोर्ट मिलती है। अब देखो आप बड़े हो जाते हो, आपको रिक्रिएशन, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो या फिर आपको कोई दुख होता है, कोई इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिलती है? आपके माँ बाप और भाई बहनों से मिलती है। और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने लगी हैं, है ना। क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो नीड होती है ना, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट ऑफ वाइडर किन, उसको फुलफिल कर रही होती है आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि वही जो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे सिर्फ, ना तो उनके साथ कोई दादा दादी होंगे ना चाचा चाची होंगे, कुछ नहीं होगा वो। और वो जो फैमिली उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और आइसोलेटेड ऐसे है कि उसका जो अपना जो वाइडर किन नेटवर्क था ना, उसके साथ कोई रिलेशन ज़्यादा नहीं है। यानी कि वो जो न्यूक्लियर फैमिली है वो एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, वो आइसोलेटेड है अपने किनशिप सिस्टम से, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली राइज पर है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो नीड होती है मोबिलिटी की, वो उसको फुलफिल कर रही होती है। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली है उसको ज़रूरत पड़ेगी, आज उसकी जॉब लगी है दिल्ली में, किसी की जॉब है तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को लेके दिल्ली आ गया, दूसरी जॉब उसने अगले साल लगाई बैंगलोर में, तो इसलिए वो शिफ्ट हो पाएगा क्योंकि कम मेंबर्स को शिफ्ट करना है। अगर वो पार्ट होता है एक्सटेंडेड फैमिली का या फिर जॉइंट फैमिली का तो फिर ये मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती। मगर इनका ये आर्ग्यूमेंट बाद में गलत निकला था क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखा होगा कि मान लो कि हस्बैंड और वाइफ है, दोनों ही काम पर जा रहे होते हैं, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए वो अपने हस्बैंड जो होगा वो अपने अपने मम्मी पापा को शहर बुला लेगा। तो यहाँ पर वो जो जो चिल्ड्रंस के दादा दादी थे वो उनका ख्याल रखने लगेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये तो न्यूक्लियर फैमिली रही नहीं जब दादा दादी साथ में आके रहने लगे, तो यहाँ पर इनका जो ये आर्गुमेंट था वो फॉल्स प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं ऑकबर्न और निमकॉफ ने क्या कहा था बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली क्या होते हैं। अफेक्शनल, ठीक है, यानी कि हमें अफेक्शन मिलता है फैमिली में, लोगों को उसके मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट मिल पाती है, ठीक है। वो खुशी और गम को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक्स फंक्शन होता है, ठीक है। तुम्हारे हमारी जो ज़रूरियात होती हैं लोग बच्चों की, वो कहाँ से इकोनॉमिक ज़रूरत, हमें पैसा पढ़ने के लिए फीस चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, वो सब कहाँ से मिल रहा होता है? हमें फैमिली से मिल रहा होता है। रिक्रिएशन होता है, आप बहुत सारे फेस्टिवल्स इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हो, ठीक है, बर्थडे मनाते हो, ठीक है। ये सब क्या है? रिक्रिएशनल तो है नहीं। वो मेंबर्स को, फैमिली का फंक्शन क्या होता है, वो रिक्रिएशन प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को, प्रोटेक्टिव, उनको प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस होता है फैमिली का। यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन आएगा सब में, ठीक है। रिलीजियस फंक्शन होता है, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिलीजन के बारे में कहाँ से मिल रही होती है? फैमिली से मिल रही होती है। तो फैमिली से ही हम मेनली अपने रिलीजन को सीख पाते हैं। और एजुकेशन हमें फर्स्ट हैंड एजुकेशन हमें कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है ना। स्कूल जाने से पहले हमें 1 2 3 ABCD हमारे घर वाले सिखा रहे होते हैं, या फिर हमें एजुकेशन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा कि हमें बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें तो ये सब क्या है? ये एजुकेशन का ही तो पार्ट है। ये भी हमें कहाँ से मिल रहा होता है? फर्स्ट हैंड फैमिली से मिल रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं रोनाल्ड फ्लेचर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नॉट रिड्यूस्ड फैमिली फंक्शंस, इंस्टेड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से फैमिली के फंक्शन कम नहीं हुए हैं, बल्कि फैमिली की जो रेस्पॉन्स फंक्शंस हैं या फिर पेरेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। जैसे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो क्या हुआ? हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई, नए नए स्कूल्स खुलने लगे, ठीक है, मीडिया आ गया, ठीक है। अब पेरेंट्स का ज़्यादा एक ग्रेटर रोल प्ले करने लगे वो, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होने लगी तो उनके हर महीने अपने बच्चे का चेकअप कराना पड़ेगा। अब स्कूल खुल गए, पहले कोई स्कूल नहीं नहीं था, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और ख्याल रखेंगे कि वो उनके पास कोर्सेज हो, यूनिफॉर्म हो, वो अच्छे से पढ़ाई करें, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी ना।
मीडिया ये है कि वो फ़ोन इंश्योर करेंगे कि कभी-कभी अगर बच्चा फ़ोन चलाए तो सोशल मीडिया ना चला पाए, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रंस की बढ़ जाती है। अब आते हैं लंड अब आते हैं हम यहाँ पर लंडबर्ग बेसिक फंक्शन। लंडबर्ग ने बेसिक फंक्शन ऑफ फैमिली क्या बताए थे? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है? हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल बिहेवियर्स को रेगुलेट करती है फैमिली। बस केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की केयर होती है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, लोग फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? और डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि बहुत आप देखोगे ट्रेडिशनल फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से परफॉर्म होता है। ट्रेडिशनल फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड ओल्ड यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे कि जो मदर होती है वो एक तरह से केयर गिवर मानी जाती है और फादर जो होता है वो ब्रेड विनर माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? जो गर्ल चाइल्ड होती हैं ट्रेडिशनल फैमिलीज में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो घर का काम करे, बॉय चाइल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है वो बाहर कमाने जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है फैमिलीज में। अब देखो ये डिवीजन ऑफ लेबर जस्ट भी हो सकता है और अनजस्ट भी हो सकता है, ठीक है? वो मगर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये मुझे मुझे आपको बताना था यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट क्या था? प्राइमरी ग्रुप सेटिस्फैक्शन, यानी कि फैमिली एक ऐसा प्राइमरी ग्रुप है जिससे मेंबर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है? आपको आपको एक फैमिली के मेंबर्स से आप अपने आप को एफिलिएट कर पाते हैं, ठीक है? अपनी खुशी और दुख उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक? आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उनसे। हम आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हों, ठीक है? या फिर कोई फेस्टिवल मना रहे हों, तो ये सब भी तो सैटिस्फैक्शन ही है। अब मैकगाइवर एंड पेज ने फैमिली के क्या फंक्शंस बताए थे? 2 फंक्शंस बताए थे हमें मैकगाइवर एंड पेज ने। एक तो होता है एसेंशियल फंक्शंस और दूसरा नॉन एसेंशियल फंक्शंस। एसेंशियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सोसाइटी उन फंक्शंस के बिना परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है? और दूसरा ये कि जो एसेंशियल फंक्शन उन फंक्शन को कहा जाता है कि जो फंक्शन कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन पूरा नहीं कर सकते। भाई फैमिली के अलावा भी तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी तो अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे होते हैं सोसाइटी में। तो एसेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक्सक्लूसिवली फैमिली ही परफॉर्म कर रही होती है और बहुत ज़रूरी भी होते हैं। बाकी दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन उन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे उन्होंने उसमें गिनवाया था हमें सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्स नीड्स, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके बीच के सेक्स नीड्स का सेटिस्फेक्शन, ठीक है? रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है? या फिर सस्टेनेंस फंक्शंस, केयर और प्रोटेक्शन का फंक्शन जो होगा, चिल्ड्रंस को केयर चाहिए या फिर सारे फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, वो सब फैमिली मेंबर एक साथ इकट्ठा करके एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोविजन ऑफ होम हो गया, होम तुम्हें फैमिली से ही तो मिलता है। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? फैमिली से ही तो पता होता है हमारा सोशलाइजेशन प्राइमरी। तो ये सब एसेंशियल फंक्शन थे जो फैमिली परफॉर्म कर रही होती है। दूसरा आता है नॉन एसेंशियल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस हो नॉन एसेंशियल फंक्शंस उनको फंक्शन को कहते हैं जो फैमिली तो परफॉर्म कर रही है, मगर अगर फैमिली परफॉर्म ना करे तो कोई और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी उन फंक्शंस को परफॉर्म कर देंगे। जैसे कि इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, प्रोडक्शन की बात हो रही है। जैसे कि पहले पास्ट सोसाइटीज में क्या होता था कि जो फैमिली थी ना वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी थी। जैसे घर में ही एक तरह से किसी ने कपड़ा बुनने की मशीन लगा रखी है, फिर घर में ही किराना स्टोर खुल रहा है, ठीक है? घर में ही उसने अपना घर में ही फोर्जरी लगाई हुई है, वो लोहार है, ठीक है? वहीं घर में ही वो फर्नीचर बना के बेच रहा है। तो और सारे मेंबर्स उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्ट लेते थे। तो पास्ट में क्या होता था, जो फैमिलीज होती थी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी होती थी, ठीक है? अब क्या है कि वो फैमिली यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ यूनिट ऑफ कंजम्पशन बन चुकी है, गुड्स को कंज्यूम करती है, जबकि प्रोडक्शन कहाँ चला गया? फैक्ट्रीज में चला गया है, ठीक है? ऑफिसेज में चला गया है। अब फैमिलीज में प्रोडक्शन नहीं होता है ज़्यादातर। दूसरा रिलीजियस फंक्शन, अगर किसी को फैमिली से रिलीजन ना सीखने को मिले तो बाहर के दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी तो होते हैं ना, जहाँ से वो रिलीजन को सीख सकता है कोई भी इंडिविजुअल। अब एजुकेटिव फंक्शन, जो एजुकेशन है अगर फैमिली में ना मिल पा रही हो तो स्कूल्स खुले हुए वहां से एजुकेशन मिल जाएगी। रिक्रिएशनल फंक्शन है कि इंसान अपने दोस्त बनाता है, उनके साथ घूमने जाता है, किटी पार्टीज वगैरह होती हैं, तो ये तो फैमिली से अलग है, तो वहां भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पूरा हो रही होती हैं, परफॉर्म हो रही होती हैं। अब आते हैं मैनिफेस्ट और फंक्शंस ऑफ द फैमिली। मैनिफेस्ट या इंडिविजुअल फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं, जो जाहिर है, ठीक है?
अब वो ज़्यादातर जो मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं वो इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। मतलब इंडिविजुअल को फोकस में रखकर वो फंक्शंस हमने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं। जैसे कि इंडिविजुअल को इमोशनल सपोर्ट मिलती है फैमिली से, उसकी पर्सनैलिटी बन रही होती है, ठीक है। उनको फिजिकल सिक्योरिटी मिलती है चिल्ड्रंस को, और एल्डरली को फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट होता है जिसकी फैमिली कभी कभी इंश्योर करती है कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे खानदानी काम को आगे बढ़ाए, या फिर उनको सोर्स लगा के ऑफिस में जॉब लगवा दी जाती है उनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये अर्ली लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स, उनको अर्ली लर्निंग और लाइफ स्किल्स प्रोवाइड कराती है फैमिली। और फैमिली का एक जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको सोशल स्टेटस प्रोवाइड कराती है, उनको एक आइडेंटिटी देती है, ठीक है। अब ये तो हो जाएंगे मैनिफेस्ट फंक्शन जो हमें ज़ाहिरी तौर पर दिखते हैं। अब लेटेंट फंक्शन होते हैं जो जो कॉमन पीपल है उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेटेंट मतलब छुपे हुए फंक्शंस क्या होते हैं फैमिली के। पहला होता है रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। फैमिली का क्या फंक्शन है कि सोसाइटी रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो जिसकी वजह से सोसाइटी आगे बढ़ सके। कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, जो हमारे कल्चर का ट्रांसमिशन है वो कौन कहाँ से हो रहा होता है, मेनली मेजोरिटी वो फैमिली ही कल्चर को ट्रांसमिशन करती है, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, ये दोनों पॉइंट एक ही है। सोशलाइजेशन में कल्चरल ट्रांसमिशन भी आ जाएगा वाया लैंग्वेज। एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल, अगर आप झूठ बोलते हो, ठीक है, या अगर आप अगर किसी ने चोरी कर ली है तो फैमिली वाले उसको डांटेंगे, उसको बताएंगे कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सोशल कंट्रोल भी करती है फैमिली अपने मेंबर्स पे। प्रोवाइड्स केयर्स फॉर एल्डरली एंड डिसेबल, डिसेबल और एल्डरली को केयर मिलती है। ये तो खैर हम मैनिफेस्ट फंक्शन में भी आ सकता था। हिस्टोरिकली फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन कंजम्पशन। अब क्या होता था, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, पहले क्या होता था कि फैमिली जो थी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी थी, वहाँ से मटेरियल प्रोड्यूस होता था और कंज्यूम भी होता था। मगर अब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट ऑफ कंजम्पशन रह गई है। प्रोडक्शन एज ए फैमिली एज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है। अब डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली, डिसफंक्शंस ऑफ द फैमिली ऐसे फंक्शंस का उल्टा होता है डिसफंक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिसफंक्शन क्या होते हैं। मैं नोट बी एज हार्मोनियस एज कोटेड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या कहा था अपनी सोशल थ्योरी एंड फैमिली में कि फैमिली क्या है, एक हार्मोनियस सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें पाया नहीं जाता। मगर ऐसा तो नहीं है ना, फैमिली में भी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। स्पेशली जब चिल्ड्रंस होते हैं उनके टीनेज कैटेगरी में पहुंचने लगते हैं, टीनेजर्स बनने लगते हैं, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना किसी चीज़ को लेकर। अब ये कंप्लीटली हार्मोनियस ग्रुप तो सोशल इंस्टीट्यूशन तो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसफंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो मार्क्सिन ने क्या कहा था कि फैमिली जो है वो कन्फॉर्मिटी क्रिएट करती है, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो इंश्योर करती है उसके मेंबर्स फॉलो करें। अब देखते हैं डेविड कूपर ने क्या कहा था। डेविड कूपर ने अपनी डेथ ऑफ फैमिली में कहा था कि एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है फैमिली। ये टर्म याद रखना, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस, यानी कि जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो फैमिली की आइडियोलॉजी है, वो कंडीशन करती है चिल्ड्रन को कि वो फैमिली आइडियोलॉजी चिल्ड्रंस में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। और दूसरा वो हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देती है और हमारी पर्सनल ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। कभी कभी होता है बहुत सारी फैमिलीज में कि उनको बहुत ज़्यादा, जो फादर होगा वो बहुत ज़्यादा डांटता है उनको, और फिजिकल अब्यूज भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से पर्सनल ग्रोथ इन चिल्ड्रंस का नहीं हो पा रहा होता है। उनको इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं मिल पाती है। कभी कभी कि लड़के से कहा जाए कि तुम 12 बजे के बाद सीधे घर आओगे, बिल्कुल दोस्तों से नहीं मिलोगे। तो कभी कभी इंडिविजुअल फ्रीडम की भी लिमिट कर दी जाती है फैमिली के थ्रू। अब देखते हैं कि एडमंड लीच ने क्या कहा था रन अवे वर्ल्ड में, कि डिस्क्राइब द मॉडर्न फैमिली एज आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड किन एंड टेंशन एंड स्ट्रेस स्टोर हाउस। उन्होंने कहा था जो फैमिली होती है वो सोसाइटी और किन से आइसोलेटेड होती है, और कभी कभी टेंशन, कभी कभी उसका वर्ड नहीं है यहाँ पर, और टेंशन और स्ट्रेस का स्टोर हाउस होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप होने लगती है फैमिली में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं उसके मेंबर्स। पेरेंट्स, अब क्या उन्होंने और क्या कहा था, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हडल टुगेदर इन देयर लोनलीनेस टू मेक टू मच आउट ऑफ ईच अदर, पेरेंट्स फाइट्स चिल्ड्रंस रिबेल। तो क्या होता है कि फैमिली में कभी कभी पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी चिल्ड्रंस के साथ लड़ रहे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस को वहाँ पर फिजिकल अब्यूज भी हो रहा होता है, मेंटल अब्यूज भी हो रहा होता है, तो टेंशन और स्ट्रेस भी डेवलप होने लगता है। वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जाती है, फैमिली अपने रिश्तेदारों से भी लड़ती है और उनसे भी आइसोलेट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी फैमिली में हो रही होते हैं, ये भी उसका एक डिसफंक्शन कहा जा सकता है, एडमंड लीच ने कहा था। अब फेमिनिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं जैसे मार्गरेट बेंस्टन, उन्होंने कहा था कि फैमिली जो है वो अनपेड फीमेल लेबर को परपेचुएट करती है।
ठीक है। परपेचुएट मतलब नेवर एंडिंग। अब जैसे कि घर में जो फीमेल लेबर होता है उनको कोई पैसा तो नहीं दिया जाता है ना घर का काम करने का ट्रेडिशनल फैमिलीज में, तो अनपेड लेबर होता है एक तरह से। और वो अनपेड लेबर कौन कर रहा है? घर की फीमेल्स। और उन्होंने कहा था जो अनपेड फीमेल लेबर है उसको इंश्योर करती है फैमिली कि वो बना रहे और हमेशा अनपेड लेबर फैमिली को मिलती रहे फीमेल्स की। अब इट लेजिटिमाइजेस वायलेंस एंड अब्यूज। मोरेस क्रॉस ने कहा था कि मैरिज लाइसेंस इज अ हिटिंग लाइसेंस, कि मैरिज से जो फैमिली बनती है तो वहाँ पर एक तरह से कभी कभी लाइसेंस मिल जाता है। मोस्टली क्या देखते हैं हम कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को फिजिकल अब्यूज कर रहा होता है, और जब बाहर के लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो कहता है कि ये हमारे फैमिली का इंटरनल मामला है, आप ना बोले इसमें। तो यहाँ पर एक तरह से वो लाइसेंस मानता है मैरिज को कि हीटिंग का उसको लाइसेंस मिल गया है। अब नॉर्मन बेल ने अपने आर्टिकल द इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड एज द फैमिली स्केपगोट 1968 में कहा था कि फैमिली में हार्म चिल्ड्रन, फैमिली चिल्ड्रन को हार्म कर सकती है, कॉलिंग देम द फैमिली स्केपगोट यूज बाय द पेरेंट्स टू वेंट देयर टेंशन। अब क्या होता है, चिल्ड्रंस को एक तरह से वो स्केपगोट की तरह देखती है। स्केपगोट बलि का बकरा, क्या अगर बहुत ज्यादा टेंशन है कि पेरेंट्स को, तो सारी टेंशन बढ़ा बच्चों पे निकाल देते हैं, उनको डांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से फैमिली को स्केपगोट कहा था, स्पेशली चिल्ड्रंस के रेस्पेक्ट में। अब देखो चेंजिंग फंक्शंस ऑफ द फैमिली, फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं वक्त के साथ। कोई भी सोसाइटी में कुछ भी चीज जो है, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन फिक्स नहीं रहता, हमेशा चेंज हो रहा होता है। वैसे ही फैमिली है वो भी, उसके जो फंक्शंस है वो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। अब रोनाल्ड फैचर ने क्या कहा था कि फैमिली मल्टी फंक्शनल सोशल इंस्टीट्यूशन है, with many of its secondary functions are now carried out by other organizations। अब अब क्योंकि फैमिली एक मल्टी फंक्शनल सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे हमने देखा था पहले, सोशलाइजेशन भी करना है उसको, सिक्योरिटी भी देनी है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी वहां पर हो रहा होता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है। अब मगर उनमें बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि हमने पीछे देखा था, देखिए इधर मैकाइवर ने भी बात करी थी इसकी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फंक्शन की। नॉन एसेंशियल फंक्शन को यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन कहा है इन्होंने, रोनाल्ड फ्लेचर ने। अभी जो सेकेंडरी फंक्शन या नॉन एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको कोई और दूसरे इंस्टीट्यूट भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फैमिली का फंक्शन चेंज हो गया ना। पहले जैसे कि एजुकेशन थी, पहले वो घर पे दी जा रही थी, अब फंक्शन चेंज हुआ फैमिली का। अब फैमिली का फंक्शन क्या हो गया है कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, एजुकेशन स्कूल वाले प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। आपको जो काम है वो घर पे नहीं करना, आपको फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली का पहले वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होती थी और कंजम्पशन भी होती थी, अब सिर्फ और सिर्फ यूनिट ऑफ कंजम्पशन रह गई है। प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर एक तरह से फैमिली के फंक्शंस चेंज हो गए हैं। अब क्या है कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है वजूद में आया है, जिसकी वजह से सोशल जो कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल शिफ्ट हो गया है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में या फिर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में, लॉ एंड ऑर्डर वाले इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, अब जो है ना बच्चा क्या सोसाइटी में रहने के लिए सही है या गलत है, मुझे क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या लॉ है, वो जो है वो पॉलिटिकल या सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से सीखने को मिलता है। सारी चीज़ें फैमिली से तो नहीं मिलेंगी ना सीखने के लिए, कि ये बहुत सारे सोसाइटी में आप रह रहे हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ना। कुछ रूल्स हमें फैमिली से पता चलते हैं, कुछ बाहर से पता चल रहे होते हैं। और जो इसका जो रूल्स का इससे क्या मतलब होता है, सोशल कंट्रोल मकसद होता है रूल्स का। तो सोशल कंट्रोल कौन कर रही है आजकल मॉडर्न सोसाइटीज में? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह जो होती है वो सोशल कंट्रोल कर रही होती है ना, या फिर गवर्नमेंट होती है वो भी सोशल कंट्रोल कर रही होती है। तो फैमिली का जो ये फंक्शन था सोशल कंट्रोल वाला, वो गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया है या फिर दूसरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में शिफ्ट हो गया है। द फैमिली नो लॉन्गर सर्व्स एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। Nor does it determine an individual economic position in society. Modern division of labor has created diverse employment opportunities and independent of the family। अब क्या है यहाँ पर कि फैमिली जो है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो रही नहीं है, प्रोडक्शन जो है मटेरियल्स का फैमिली में तो हो नहीं रहा है। अब लोग क्या बाहर जाएंगे काम करने के लिए, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब जो फैमिली पहले उन्हें फिक्स कर रही थी कि अगर कोई लोहार का बच्चा है तो वो लोहा ही बनाएगा, वो लोहार ही बनेगा। ठीक है, अब वो जो फिक्सेशन था वो हट गया है। अब लोग बाहर जा रहे हैं घर से काम करने के लिए, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बाहर वो हो सकता है कि आईटी कंपनी में काम कर रहा हो बच्चा, लोहार तो है वो,
मगर बाहर निकला तो उसको आईटी कंपनी में जॉब मिली, या फिर वो टीचर बन गया, या फिर वो डॉक्टर बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैमिली ने हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो तो डिटरमाइन कर ही नहीं, और हमें डाइवर्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी बाहर जाके, क्योंकि मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। ग्रोइंग प्रेवलेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ एल्डरली केयर फ्रॉम द फैमिली टू एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो ओल्ड एज जो बुजुर्ग होते हैं वो ओल्ड एज होम में रह रहे होती हैं। अब उनके घर वाले उन्हें वहाँ छोड़ जाएं या फिर कोई और रीज़न हो, तब क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए थे, मगर किसी किसी भी रीज़न की वजह से, एथिकल या नॉन एथिकल, वो जो बुजुर्ग होते हैं घर के, उनकी फैमिली वाले उनको ओल्ड एज होम में रहने छोड़ जाते हैं, और वो वहीं पर ही रह रहे होते हैं। जो जो फैमिली का फंक्शन था बुजुर्गों का ख्याल रखना, वो कौन कर रहा है? ओल्ड एज होम्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिली के फंक्शन बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली हम देख लेते हैं। मेनली यहाँ पर टाइप्स ही है, ठीक है। तो यहाँ फोकस करेंगे हम टाइप्स ऑफ फैमिली पे। ये बहुत आसान है मगर बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो ध्यान से हम यहाँ पर देखेंगे इसको। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने क्या फैमिलीज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ये मान लो फीमेल है, ये मेल है, ये दोनों की शादी होगी और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे मिल। और ये जो कपल और उनके बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग जाकर एक अपना नया हाउस होल्ड बना रहे होंगे, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, तभी उनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मर्डॉक ने दो तरह की न्यूक्लियर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया था। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, है ना। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो फैमिली होती है जहां पर हम पैदा हुए होते हैं, ठीक है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हम मेरे लिए क्या होगी, जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स आएंगे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में। जबकि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या होता है, जो फैमिली इंसान मैरिज के थ्रू बनाता है, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या हो जाएगी, उसकी बीवी और उसके बच्चे, ठीक है। और जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हस्बैंड की क्या होगी, उसके माँ बाप, ठीक है, और उसके भाई बहन। यहाँ पर फर्क समझ आया। अब आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली को मिला के एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ऑब्वियसली वो ब्लड रिलेशन भी होगा, मैरिज से भी बने हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल जनरेशन एक साथ रह रही होती हैं। जैसे कि दादा हैं, दादा दादी भी साथ में रह रहे हैं, माँ बाप भी साथ में रह रहे हैं, हमारे और हमारे भाई बहन भी हमारे साथ में रह रहे हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट हो गया। अब इनके अलावा आपके अंकल और आंट्स हैं, वो भी साथ में आके रह सकते हैं, या फिर कोई अडॉप्टेड मेंबर्स हैं, या फिर अनमैरिड या मैरिड मेंबर्स होंगे सब फैमिली के, वो अगर सब एक साथ मिलकर रहने लगे तो एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट हो जाएगा। अब जॉइंट फैमिली क्या होता है, जॉइंट फैमिली एक एक्सटेंडेड फैमिली का टाइप होता है। ज़्यादातर वो इंडियन कल्चर का पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जॉइंट फैमिली एक ऐसी एक्सटेंडेड फैमिली है जहाँ पर कम्युनल लिविंग तो हो ही, उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी शेयर्ड की जाएं, ठीक है। लोग एक साथ तो रह रहे हैं मगर अपनी रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, अपने हाउस होल्ड मैनेजमेंट को शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत बड़े घर में रहते हो, आपकी अंकल आंटी भी रहती हैं, मगर दोनों के सेपरेट किचन है। आपके पेरेंट्स का किचन अलग है, आपके जो चाचा चाची थे उनका किचन अलग है, और अगला अलग अलग ही बिजली का बिल या फिर खाना राशन का बिल वो भी अलग ही है, ठीक है। तो आप मगर रहते एक छत के नीचे ही हैं, तो आप एक एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट हैं, जॉइंट फैमिली का नहीं। जॉइंट फैमिली में क्या होगा, अगर किचन सेम होता और सारी रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो पापा हैं, आपके जो चाचा हैं, वो सारी सैलरी लाके एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक साथ खाना बनता है, ठीक है, एक साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। तो वो जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है जॉइंट फैमिली का पार्ट। अब विलियम गुडे ने क्या कहा था अपने बुक वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स, उन्होंने कहा था कि जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी वो प्री मॉडर्न सोसाइटीज का पार्ट थी, मगर जो न्यूक्लियर फैमिली है वो आजकल मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। और यूनिवर्सल फैमिली फॉर्म जो उभर कर आ रही है वो न्यूक्लियर फैमिली ही है। खैर ये तो ग्रॉस जनरलाइजेशन था, ठीक है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे जो फैमिली पैटर्न है वो हम ज़रूरी नहीं है हमेशा न्यूक्लियर फैमिली ही बने। अब ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी हम कैसे क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं फैमिली के। पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्क का मतलब होता है, पैट्रियार्क किसे कहते हैं, पैट्रियार्क अक्सर कहते हैं मेल हेड, स्पेशली फादर को,
जो कि होता है एक मेल हेड। पैट्री मतलब फादर, आर्क मतलब जिसके पास अथॉरिटी हो। तो यहाँ पर क्या होता है, रूल ऑफ फादर, ठीक है। अथॉरिटी क्या यहाँ पर कहाँ लाई करती है, फादर के पास या फिर एल्डेस्ट मेल के पास अथॉरिटी लाई करेगी, ठीक है। अगर फादर नहीं है तो एल्डेस्ट मेल के पास अथॉरिटी लाई करेगी। वो क्या अथॉरिटी होगी, वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगा, सारे डिसीजन जो है वो जो पैट्रियार्क होगा वही लेगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है पैट्रियार्क की, जो पावर किसको ट्रांसफर होगी, एल्डेस्ट सन को, डॉटर को नहीं, सन को। तो वो पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम कहलाता है। मैट्रियार्कल फैमिली की क्या होती है, जहां पर अथॉरिटी वुमेन के पास हो, एल्डेस्ट वुमेन। मैट्रियार्क, मैट्री मतलब मदर, मदर के पास पावर हो, तो मदर ही प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रही होती है, मदर ही फैमिली डिसीजंस ले रही होती है। तो मैट्रियार्कल फैमिलीज कम होती है, ज्यादातर पैट्रियार्कल फैमिलीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नयार्स हैं केरला के, या फिर गारो और खासी ट्राइब्स हैं मेघालय की। शाम पहले वो शाम को पार्ट ऑफ मेघालय हो गया है। ये सब क्या है, मैट्रियार्कल फैमिली के टाइप्स हो सकते हैं। इगैलिटेरियन फैमिली क्या होती है, जहां पर दोनों हस्बैंड और वाइफ के पास इक्वल पावर होती है और इक्वल अथॉरिटी होती है, दोनों जॉइंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सन्स और डॉटर को इक्वल प्रॉपर्टी पे इनहेरिटेंस मिलेगा, यानी कि सब कुछ इक्वल इक्वल होगा, यहाँ पर कोई डोमिनेट नहीं करेगा किसी को। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस हम किस किस टाइप में फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं। पैट्री लोकल या फिर वेरी लोकल फैमिली क्या होता है, पैट्री लोकल फैमिली में क्या होता है, जो कपल जो होता है वो हस्बैंड्स के पेरेंट्स के पास जाके रहने लगता है ना। हस्बैंड्स फैमिलीज के साथ रहता है कपल। हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई तो हस्बैंड के माँ बाप के साथ कपल जाके रहने लगेगा, ठीक है। मैट्री लोकल फैमिली में क्या होता है, जो रेसिडेंस होगा वो जो वाइफ होगी उसकी फैमिली के पास होगा, यानी कि हस्बैंड मूव करेगा वाइफ की फैमिली के पास शादी के बाद। तो ज्यादातर ये मैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में हमें देखने को मिलता है। डियो लोकल या फिर नेटे लोकल फैमिली में क्या होता है कि शादी के बाद वाइफ जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी और हस्बैंड जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेंगे दोनों। तो यहाँ पर विजिटिंग हस्बैंड का कंसेप्ट डेवलप होता है कि हस्बैंड विजिट करता है वाइफ को, जैसे कि नायर्स ऑफ केरला या फिर लक्षद्वीप में जो फैमिली सिस्टम होता है वो वहां पर भी डियो लोकल होता है। अब नियो लोकल फैमिली में क्या होता है, जब कपल की शादी होती है तो कोई किसी के माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, वो दोनों अलग से अपने हाउस अपना यूनिट सेटल करेंगे, अपना हाउस होल्ड अलग बनाएंगे। शादी के बाद वो अलग से घर खरीदेंगे और वहां जाके रहेंगे अपनी फैमिली से अलग। तो वो न्यू लोकल हो गया, न्यू मतलब नया, ठीक है। अब अवंक्यो लोकल फैमिली में क्या होता है, मैरिज के बाद जो हस्बैंड का मामा है ना उसके पास जाके रहेगा कपल, मामा के घर में जाके रहेगा, ठीक है। अवंकल मतलब मामा एक तरह से। मैट्री पैट्री लोकल फैमिली में क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर में जाकर रहता है शादी के बाद। तो कब तक रहता है वहां पर, जब तक पहला बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब पहला बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जो हस्बैंड है वो अपनी ओरिजिनल फैमिली के पास, अपने माँ बाप के पास वापस आ जाता है और वो फिर हमेशा अपने माँ बाप के पास ही रहता है अपनी बीवी को लेकर, ठीक है। तो ये हमें कहाँ में देखने को मिलता है, चेंचुआस ऑफ आंध्र प्रदेश में हमें ये देखने को मिलता है पैटर्न। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, अब देखो डिसेंट क्या होता है, हम्म, डिसेंट रेफर्स टू द सोशल रूल टू ट्रेस द लाइन ऑफ एंसेस्ट्री और फैमिली लीनेज, यानी कि ऐसा सोशल रूल जिससे हम अपनी फैमिली लीनेज पता करते हैं कि हमारे दादे कौन थे, हमारे पापा कौन है, ठीक है। हम उनसे अपने आप को अफिलिएट करते हैं कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उस क्लैन से या खानदान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो डिसेंट कहलाता है। तो डिसेंट हमें बताता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अक्रॉस जनरेशन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। और कौन अक्रॉस जनरेशन, यहाँ पर बात हमें ध्यान रखेंगे, अक्रॉस जनरेशन की बात हो रही है, आपके दादा परदादा माँ बाप इनकी, ठीक है। वो एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं और कैसे जो प्रॉपर्टी है, स्टेटस है या फैमिली मेंबरशिप कैसे पास डाउन हो रही होती है, ठीक है। इसमें दो तरह के होते हैं, यूनिलीनियल डिसेंट, देखते हैं कई तरह के होते हैं। यूनिलीनियल डिसेंट में क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, वन,
यानी कि जो डिसेंट जो हम ट्रेस करेंगे ना, अपने डिसेंट ट्रेस कर रहे होंगे वो सिर्फ कोई एक पेरेंट से करेंगे, या तो अपने फादर से हम डिसेंट ट्रेस कर रहे होंगे या अपनी मदर से डिसेंट ट्रेस कर रहे होंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमें अपने फादर के खानदान को बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पर पैट्रिलिनियल सिस्टम को अपना रहे होते हैं। पैट्रिलिनियल फैमिली है हमारी। पैट्रिलिनियल डिसेंट में क्या होता है, जो हमारे हम जो अपना डिसेंट है वो मेल लाइन से मिला रहे होते हैं। हम ये तो नहीं कहते ना, हम ये कहते हैं ना, ज़्यादातर फैमिलीज में क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी माँ हैं उनके खानदान से, हमारी मदर के खानदान से हम अपने आप को अफिलिएट नहीं कर रहे होते, हम अपने फादर के खानदान का ही पार्ट मानते हैं अपने आप को। तो ये पैट्रिलिनियल फैमिली हो जाती है। मैट्रिलिनियल फैमिली में क्या होता है, डिसेंट किससे ट्रेस किया जाता है, फीमेल लाइन से, जैसे कि गारो और खासी या फिर नायर ऑफ केरला। यहाँ पर क्या होता है, जो डिसेंट ट्रेस होगा वो मैट्रिलिनियल लाइन से होगा। और ज़्यादातर क्या होता है, जिस लाइन से डिसेंट ट्रेस किया जाता है उसी लाइन में ही जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या स्टेटस होता है वो उसी लाइन में मूव करता है। ठीक है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं। ज़्यादातर पैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी मूव करेगी वो फादर टू सन होगी। मैट्रिलिनियल में क्या होगा, प्रॉपर्टी मूव करेगी मदर टू डॉटर। ठीक है, अब आता है बाइलिनियल डिसेंट। मगर देखो प्रॉपर्टी वाला, हाँ, हर जगह जनरलाइज नहीं कर सकते तुम हमेशा, क्योंकि बहुत सारी पैट्रिलिनियल फैमिलीज में भी ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी का डिसेंट हो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा हो, कि जो सन और डॉटर उनको बराबर बराबर शेयर मिलेगा। अब देखते हैं बाइलिनियल डिसेंट। तो यहाँ पर बाई का मतलब क्या होता है, दो। बाइलिनियल डिसेंट में क्या होता है कि जो डिसेंट ट्रेस होता है वो दोनों पेरेंट्स से किया जाएगा, है ना। तो हम अपने एंसेस्टर जो मानेंगे वो मदर की साइड के भी मान रहे होंगे, फादर की साइड के भी मान रहे होंगे, अपने किनशिप दोनों को मानेंगे। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप के बेस पे फैमिलीज कितने तरह की होती हैं। कंज्यूगल फैमिली, यानी कि जो हमें मैरिज से बनी है, शादी से जो फैमिली बनी होती है वो कंज्यूगल फैमिली कहलाती है। जैसे कि एक कपल ने शादी करी और उनके बच्चे हो गए तो वो कंज्यूगल फैमिली हो जाएगी। कंसेंजुइन फैमिली होती है जहाँ पर जो जहाँ ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो कंसेंजुइन फैमिली का पार्ट होते हैं। जैसे कि एक मदर है, वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, अपने उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, देखिए पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, वो कंसेंजुएंट फैमिली का पार्ट है। इस अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये समझिए, आप जैसे कोई हस्बैंड है, मैंने यहाँ पर हस्बैंड मान लिया, ठीक है, उसकी वाइफ है और इन दोनों के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो ये जो फैमिली बनी है, अगर हस्बैंड वाइफ से शादी ना करता तो फिर चिल्ड्रंस नहीं हो पाते और फैमिली ना बन पाती। तो ये क्या है, कंज्यूगल फैमिली। कंसेंजुअल फैमिली क्या होती है, अब जो हस्बैंड के जो पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है, चिल्ड्रंस के दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे, अब हस्बैंड के, वो भी होगी, एक सिस्टर भी होगी। ये सब मिला के क्या बनेगा, कंसेंजुएंट फैमिली। इसमें तुम चिल्ड्रंस को भी ऐड कर सकते हो या फिर पूरा ही ले लेते हैं, ऐसे भी कोई कोई इसको सिनोनिमसली यूज भी कर लेते हैं। कंसेंजुएंट मतलब आप बाय ब्लड रिलेटिव हो एक दूसरे से। कंजुगल मतलब आपका जो फैमिली जो वजूद में आई है वो मैरिज की वजह से। मैरिज प्रैक्टिसेस के बेस पे हम फैमिलीज को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है मोनोगेमस फैमिली, फॉर्म थ्रू अ मोनोगेमस मैरिज, यानी कि जो मोनोगेमस मैरिज से फैमिली बनी होगी वो मोनोगेमस फैमिली हो जाएगी। यानी कि हस्बैंड की एक वाइफ है और उस वाइफ का सिर्फ वही हस्बैंड है। ठीक है, ये होता है मोनो। मोनो मतलब सिंगल, गेमस मतलब शादी, एक ही शादी हुई है। ठीक है, वन हस्बैंड और वन वाइफ होगी, किसी भी हस्बैंड या वाइफ का कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। और ये जो फैमिली टाइप मोनोगेमस फैमिली एक आइडल देखी जाती है ज़्यादातर। अब पॉलीगेमस फैमिली में क्या होता है कि वो पॉलीगेमस मैरिज से बनी हुई होती है, यानी कि एक हस्बैंड्स की एक से ज़्यादा वाइफ हो सकते हैं या फिर एक वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, तो वो पॉलीगेमस फैमिली कहलाती है। अब उसमें क्या होता है, पहला पॉलीएंड्रस फैमिली हो जाएगी। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, एंड्रस मतलब होता है मेल से रिलेटेड चीज़ों को एंड्रस कहते हैं। जैसे कि वन वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड, अगर किसी वुमन के मल्टीपल हस्बैंड है तो वो पॉलीएंड्रस फैमिली हो जाएगी। अब उनके लिविंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है, टोडास में मिलती है ये हमें पॉलीगेमस पॉलीएंड्रस मैरिज पॉलीएंड्रस फैमिलीज देखने को या फिर एस्किमोस कम्युनिटीज में मिलती है देखने को।
दूसरा है पॉलीजीनस मैरिज, पॉली मतलब मैनी, और जीनस हमें यूज होता है फीमेल से रिलेटेड, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, तो GYN जो है ना, ये फीमेल से रिलेटेड चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। पॉली मतलब मैनी, जीनस मतलब फीमेल रिलेटेड। यहाँ पर क्या होता है, एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, पॉली बहुत सारी वाइफ्स होंगी, ठीक है, एक हस्बैंड की। वाइफ्स जो बहुत सारी वो एक साथ भी रह सकती हैं, अलग अलग हाउस होल्ड भी हो सकते हैं उनकी। देखो ये कहाँ देखने को मिलता है, मुस्लिम्स कम्युनिटी में देखने को मिलता है ये हमें, या फिर बहुत सारी ट्राइब्स में देखने को मिलता है, जैसे कि नागास और पुलिन्स है बंगाल्स के, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है पॉलीजीनस फैमिली। एंडोगेमस फैमिली क्या होता है, फॉलोज एंडोगेमी वेयर मैरिज ऑकर्स विद इन वंस कास्ट, सब कास्ट, क्लास और रेस। फैमिलीज प्रैक्टिसिंग दीज रूल्स आर कॉल्ड एंडोगेमस फैमिलीज। अब एंडोगेमस फैमिलीज वो होती हैं जो एंडोगेमस मैरिज से बनी ही होती है। अब एंडोगेमस मैरिज क्या होती है कि, यानी कि एंडो मतलब इंटरनल, तुम्हें किसी कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी है, तो ये एंडोगेमस हो गया, एंडो और एंडोगेमी हो जाएगी, और उसके बेस पर जो मैरिज हो गया फैमिली बनी है वो एंडोगेमस फैमिली हो जाएगी। अब ये जो तुमने ग्रुप कहा ना कि इस ग्रुप से बाहर शादी नहीं कर सकते, वो कास्ट का ग्रुप भी हो सकता है, सब कास्ट का ग्रुप भी हो सकता है, रेस का ग्रुप भी हो सकता है, क्लास का ग्रुप भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सोगेमस फैमिलीज क्या होती हैं, जो एक्सोगेमी से बनी हुई होती हैं। एक्सोगेमी क्या होती है, ऐसी मैरिज प्रैक्टिस जिसमें कहा जाता है कि तुम इस पार्टिकुलर ग्रुप जिसमें तुम अभी प्रेजेंट हो, उससे दूसरे ग्रुप में शादी करोगे, उसके अंदर नहीं करोगे, जैसे कि गोत्र पिंड या विलेज एक्सोगेमी हम देखते हैं। तो इन रूल्स ऑफ मैरिज की वजह से जो फैमिली बनेगी वो होती है एक्सोगेमस फैमिली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिन कोलेंडा ने हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फैमिलीज दिए थे, टोटल 12 टाइप्स ऑफ फैमिलीज हमें दिए थे उन्होंने। शुरू के 5 जो थे वो न्यूक्लियर वेरिएशंस थे, ठीक है, और बाद के 5 जॉइंट वेरिएशंस थे। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर वेरिएशंस क्या दिए थे पॉलिन कोलेंडा ने। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड न्यूक्लियर फैमिली, एक कपल है उनके चिल्ड्रन से। सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली प्लस वन और मोर अनमैरिड विडोड या सेपरेटेड रिलेटिव्स लाइक ए विडोड मदर और एन अनमैरिड ब्रदर। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे कि मैं, ये फीमेल है, ये मेल है, हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ मेरे हस्बैंड, उनके चिल्ड्रंस हैं। अब ये तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अगर इनके साथ इस हस्बैंड का एक भाई भी है जो कि अनमैरिड है, या फिर हस्बैंड के एक विडोड बहन है, वो आके रहने लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री न्यूक्लियर फैमिली। सप्लीमेंट मतलब, सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में एक या एक से ज्यादा मेंबर ऐड कर दिए गए हैं, है ना। अब सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, सब मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे होल का पार्ट हो, वो सब होता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली एक होल थी, तो सब न्यूक्लियर फैमिली क्या हो जाएगी, एक न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट हो जाएगी। जैसे कि हस्बैंड वाइफ उनके चिल्ड्रंस थे, किसी किसी वजह से हस्बैंड की हो गई डेथ, तो सिर्फ वाइफ है और उसके चिल्ड्रंस बचे हैं, या फिर हस्बैंड उसके चिल्ड्रंस बचे होते, तो ये क्या हो जाता है, सब न्यूक्लियर फैमिली का टाइप हो जाता है, ठीक है। अब सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इस सब न्यूक्लियर फैमिली में एक मेंबर, एक या एक से ज्यादा मेंबर आके जुड़ जाए जो इनसे अलग हो। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में एक विडोड फादर है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, उस फादर के पास उसके चिल्ड्रंस हैं। अगर उसके फादर के साथ उसके अनमैरिड ब्रदर आके रहने लग जाएं, या फिर अनमैरिड सिस्टर उसके साथ आगे रहने लगे, तो ये जो फैमिली बनेगी, ये क्या बनेगी, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड में क्या होता है कि एक पर्सन अकेला रह रहा होता है, तो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड कह देते हैं उसको। तो यहाँ पर सबसे मेन फोकस ये है कि आप न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं उसको याद रखना है, उसके रेस्पेक्ट में ही सारी चीजें डिफाइन होंगी। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, कपल का होना बहुत जरूरी है, एक हस्बैंड वाइफ होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रंस के अलावा कोई और प्रेजेंट है तो सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मगर ध्यान देने की बात यह है कि न्यूक्लियर वेरिएशन में कपल एक ही है, एक से ज्यादा एक से ज्यादा कपल नहीं है इसमें, ठीक है। अगर न्यूक्लियर फैमिली में अगर कोई हस्बैंड की डेथ हो जाए या वाइफ की डेथ हो जाए या फिर उनका सेपरेशन हो जाए, तो सब न्यूक्लियर फैमिली बन जाएगी, ठीक है। सप्लीमेंट्री सब न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई एक
अनमैरिड या विडोड मेंबर आके रहने लगे या फिर कोई और मेंबर आके रहने लगे जो कपल नहीं है, तो सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी, ठीक है। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड तो आपको पता ही है। अब आते हैं जॉइंट वेरिएशन में क्या होता है। जॉइंट वेरिएशन में हम जॉइंट फैमिलीज के वेरिएशन के बारे में बात करी थी इन्होंने। पहला होता है कोलैटरल जॉइंट फैमिली, टू और मोर मैरिड कपल्स विथ अ सिबलिंग बॉन्ड, टू ब्रदर्स एंड वाइफ्स प्लस देयर चिल्ड्रन। कोलैटरल जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मान लो दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, दोनों की शादी हो गई है, दोनों की वाइफ हैं, दोनों सेपरेट कपल हैं और उनके चिल्ड्रंस भी हैं। अगर ये एक ही हाउस फैमिली का पार्ट है तो उसको कहते हैं कोलैटरल जॉइंट फैमिली, यानी कि कोलैटरल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली जॉइंट हैं, ब्रदर्स हैं सब, ये सिस, ठीक है। तो वहाँ उसको कहते हैं कोलैटरल जॉइंट फैमिली। अब सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली में क्या होगा, कोलैटरल जॉइंट फैमिली में सप्लीमेंट किया जाएगा, कोई एडिशन किया जाएगा। वो कैसे होगा, कोई एक एक्स्ट्रा मेंबर हो जाए, ऐड किया जाएगा जो कि कपल नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा अनमैरिड या फिर विडोड रिलेटिव उनको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि ये दो दो भाइयों की फैमिलीज तो एक साथ रह रही थी जॉइंट फैमिली बनकर, उनके साथ उनका तीसरा भाई भी था या तीसरी एक बहन भी थी जो कि अनमैरिड, तो ये क्या हो जाएगी, सप्लीमेंटेड कोलैटरल जॉइंट फैमिली। अब लीनियल जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि लीनियली यानी कि वर्टिकली आपके दादा दादी हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं और आप हो, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियल जॉइंट फैमिली। यहाँ पर जो जो लिंक है वो लीनियल है, ठीक है। अब आते हैं सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली। अगर इस लीनियल जॉइंट फैमिली में एक अनमैरिड या विडोड रिलेटिव ऐड कर दिया जाए तो ये सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में अगर यहाँ पर ये जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपका पेरेंट्स तो है ही मगर आपके चाचा भी तो होंगे, चाचा भी उसी फैमिली का पार्ट हैं, ठीक है। आपकी जो बुआ हैं वो भी फैमिली का पार्ट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा तुम्हारा सप्लीमेंटेड लीनियल जॉइंट फैमिली। अब लीनियर कोलैटरल जॉइंट फैमिली में क्या होता है, वर्टिकली सब लोग प्रेजेंट होंगे और हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि आपके दादी दादा, आपके माँ बाप और आप तो हो ही उसमें, मगर आपके चाची चाचा भी हैं, ठीक है, ताया ताऊ भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियल भी और कोलैटरल जॉइंट फैमिली का बन जाएंगे सारे मिला के। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा भी है, पेरेंट्स हैं, देयर टू मैरिड सन्स एंड सन्स चिल्ड्रंस, ठीक है। अब सप्लीमेंटेड लीनियल कोलैटरल जॉइंट फैमिली, ये जो लीनियल कोलैटरल जॉइंट फैमिली था, अगर इसमें हम कोई अनमैरिड या फिर विडोड मेंबर भी ऐड कर दें तो सप्लीमेंटेड लीनियल कोलैटरल जॉइंट फैमिली बन जाएगा। इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, जैसे आपके दादी दादा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं और आप हो भाई बहन, आपके मम्मी पापा के साथ आपके ताया ताऊ भी रहते हैं, ठीक है, चाची चाचा भी रहते हैं और उसके साथ मगर आपका एक एक चाचा भी हैं जो अनमैरिड हैं, ठीक है, या फिर चाचा हैं जो विडोड हैं। तो अगर इन सबको हम एक साथ रखें तो क्या मिलेगा हमें, सप्लीमेंटेड लीनियर कोलैटरल जॉइंट फैमिली। और जो जो भी फैमिली इन सारे 11 वेरिएशन में लाई नहीं करती है उसको हम अदर्स कैटेगरी में या फिर मिसलेनियस कैटेगरी में रख देंगे। ये था पॉलिन कोलैंडा की टाइप्स ऑफ फैमिली। अब कुछ बुक्स देख लेते हैं उनके ऑथर्स। डेविड मेंडलबॉम ने क्या लिखा था, फैमिली इन इंडिया। डेविड मेंडलबॉम ने क्या लिखा था, पॉलियंड्री इन कोटा सोसाइटी। बेलन वोगेल ने लिखा था मॉडर्न इंट्रोडक्शन टू फैमिली। डब्ल्यू जे मोरे ने लिखी थी बुक द फैमिली। टी एन मदान ने क्या लिखा था, फैमिली एंड किनशिप अमंग द पंडित्स ऑफ कश्मीर। के एम कपाड़िया ने लिखा था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। के एम कपाड़िया ने लिखी थी रूरल फैमिली पैटर्न्स। इन्होंने एक और किताब लिखी थी हिंदू जॉइंट फैमिली। डेविड कूपर ने लिखा था द डेथ ऑफ फैमिली। जी एस घुर्रे ने लिखा था फैमिली एंड इन इंडो यूरोपियन कल्चर। एम एस घुर्रे ने लिखा था ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली। बर्गेस एंड लॉक ने लिखा था द फैमिली। अरे दो दो सेम बुक हो गई, इसको आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। टोरे जीन सैंडर्स ने लिखा था वाई मैन मैरी एंड वाई मैन डोंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट
लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मैं इसमें क्या और इंक्लूड कर सकता हूँ, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी में या टीचिंग मेथड्स में, ठीक है, वो भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।